वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कंसंट्रेशन का और अर्धआयु का क्या रिलेशन होता है। कंसंट्रेशन का और अर्धआयु का यानी कि सांद्रता का और आपका अर्धआयु का क्या रिलेशन होता है। तो ये जो हम लोग रिलेशन निकाले थे वो कितना आया था, अर्धआयु इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू द पावर 1 माइनस m, जहां पर a है आपकी अभिकारक की सांद्रता। a क्या है? अभिकारक की सांद्रता है। क्लियर हुआ ये? और ये t हाफ क्या है? ये क्या है? आपकी अर्धआयु। क्या है? अर्धआयु। ठीक है। और n यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। क्या है? अभिक्रिया की कोटि। तो हम अब इस पर आगे बढ़ते हैं कि ग्राफ के क्वेश्चंस वगैरह यदि आ जाएं बोर्ड लेवल पे, तो मे भी हो सकता है आपके ना एलिमेंट कंपटीशन पे आपके आ सकते हैं। तो आपको हर तरीके से आपके पास हर एक तरह का हथियार होना जरूरी है, और यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा हथियार कब चलाना है। तो कब पता चलेगा? जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो पहले अभी हम इनका ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लें? ग्राफ देख लें। ठीक है, ये रहा ग्राफ। अब ये पहला हम ग्राफ बना रहे हैं कि जब आपका अभिक्रिया की कोटि n बराबर कितनी हो? 0 हो। मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी हो? 0 हो। तो आपको क्या पता है? t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू द पावर 1 माइनस m। मतलब कि ये यहां पर क्या बन जाएगा? ये यहां पर क्या बन जाएगा? तो ये क्लियरली बन जाएगा भाई, n की जगह पर 0 पुट कर दो ना। तो t हाफ कितना बन गया? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 या a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यदि किसी में घात 1 लगी हो तो लगाओ या ना लगाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से यार ग्राफ देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये रही आपकी अर्धआयु इस तरफ, और ये रही इधर कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। ये रही आपकी इधर कंसंट्रेशन मतलब कि ये रहा a। तो यार T बढ़ेगा, मतलब अर्धआयु के बढ़ने के साथ साथ आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये वाला आपका ग्राफ हो गया। क्लियरली हुआ कि जैसे जैसे आपका T बढ़ेगा, अर्धआयु बढ़ेगी, तो वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी सांद्रता भी वैसे वैसे, अर्धआयु भी वैसे ही बढ़ती जाएगी। ये तो पहला हो गया ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या होगा कि यदि आपका n बराबर कितना हो जाए? 1, मतलब अब अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहां से अर्धआयु जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? a रेज़ टू द पावर 1 माइनस m, और n की जगह पर 1 लगा देंगे तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस 1, मतलब कि ये कितना हो गया? 0। t हाफ रेज़ टू द पावर a की पावर 0। और अब आपको पता है कि यदि किसी की घात में क्या लगा हो? 0 लगा हो। किसी की घात में 0 लगा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी कि ये कितना हो गया? 1। तो यहां से ये जो आपका डायरेक्टिव आएगा, ये अर्धआयु और कंसंट्रेशन के जो बीच का ग्राफ बनेगा, कंसंट्रेशन के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो क्लियरली आपका कितना हो जाएगा? वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। ठीक है, कि आप कुछ भी कर लो, अर्धआयु आपका बराबर है कंसंट्रेशन, आप चाहे जितनी बढ़ाते जाओ, क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कंसंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ाइए उसके पावर 0 लगा हुआ है, तो क्या कर देगा? उसे 1 कर देगा, और ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए आप द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, मतलब कि n बराबर जब आप 2 देखोगे तो यहां से कितना हो जाएगा? अर्धआयु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस m, और ये यहां से आप इसकी m की वैल्यू रखोगे तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस का 2, यानी कि अर्धआयु आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी? a की पावर माइनस। और इसके भी मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी सांद्रता क्या होगी? घटेगी।
यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी अर्धायु उसकी क्या होगी, घटेगी, अर्धायु घटेगी। जैसे जैसे हम सांद्रता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, अर्धायु आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये आपका स्लोप कुछ यहां से शुरू होगा, या मान के चलो कि ये आपका निगेटिव स्लोप पे बनेगा। किधर बनेगा, निगेटिव स्लोप पे। तो ये कुछ ऐसे रहा कि जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, अर्धायु उसकी बढ़ा रहे हैं तो सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। जैसे भाई देखो यहाँ पर सांद्रता कितनी है, 0 है तो अर्धायु ज्यादा है। फिर जैसे आप इधर पर आ गए तो जैसे यदि आप यहाँ पर आए तो अर्धायु घटी, सांद्रता बढ़ी, अर्धायु घटी, सांद्रता बढ़ी, अर्धायु घटी, सांद्रता बढ़ी। तो ये वाला आपका ग्राफ बन जाएगा। दैट्स इट, छाप लो, फिर इसके जो है क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए भैया एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ग्राफ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो देखिएगा, एक ग्राफ दिया हुआ है यहां से, ये बोला है कि ये आपकी टी कितना है, वो भी लॉग में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, लॉग में, लॉग t.5, और ये दिया हुआ है लॉग में दिया हुआ है कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक। और इसके बीच का जो ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ ऐसे, ये लाइन कुछ इसके ओरिजिन से जा रही है। कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। और ये जो एंगल बना रहा है, जो कोण बना रहा है, ये कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। यहां से आपसे क्या पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, अभिक्रिया की कोटि बताइए, ये बात आपसे पूछा। तो यहां से क्या दिख रहा है, t.5 का मतलब क्या है भाई, यदि मैं आधा लिखूं 1/2 या 0.5 लिखूं, बात क्या है, बात तो एक है ना, ठीक है। तो यहां से देखो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, आपको क्या पता है कि अर्ध आयु और कंसंट्रेशन में आपको रिलेशन पता है, करवा चुका हूं पिछले लेक्चर पे। तो कितना होता है, t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस का n, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूं कि अब मैं इसका कंसंट्रेट, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, मतलब अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती से अब जो कहो, ये साइन को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, t हाफ हट गया, तो मैं इसकी जगह पर मैं इसे क्या माने ले रहा हूं, k माने ले रहा हूं, और a की पावर 1 माइनस का n। क्लियर। अब यहां पर मैं क्या कर लूं, लॉग ले लूं। तो लिखिएगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब आप कहोगे सर हम लॉग क्यों ले रहे हैं, अरे भैया लॉग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ग्राफ में किसका वैल्यू दिया हुआ है, लॉग का यही तो वैल्यू दिया हुआ है, तभी तो लॉग ले रहे हैं। तो लॉग ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा लॉग t हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग k इंटू a की पावर 1 माइनस का n, ये हो गया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं log t हाफ इज इक्वल टू, अब log में अंदर यदि कोई गुणे में लिखा होता तो क्या होता, जुड़ जाता है, तो अलग अलग हो जाता। तो कितना हो जाएगा, log k प्लस का log a इंटू a की, ये इतना हो गया। अब आपको ये भी पता है कि यदि किसी में पावर में यदि कोई log लिखा है, जैसे log लिखा हुआ है, log के साथ कोई वैल्यू a है, मतलब कि जैसे ये लिखा हुआ है log m रेज़ टू द पावर n, तो इसकी वैल्यू होती है n log m के, मतलब जो घात होगी वो किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगी। ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो ये मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log t हाफ को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ की वैल्यू 0.5 होती है। तो ये रहा इज इक्वल टू log k प्लस का 1 माइनस का n, और ये कितना हो जाएगा log a। अब क्लियर। अब यहां से यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन है क्या y बराबर mx प्लस c के रूप में है, ये log t हाफ ये आपको y हो गया, ये log a आपका x हो गया। तो यहां से हम इसके फॉर्म में लिखे हैं, तो लिख लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों की तुलना करने पर, इन
समीकरणों की तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो हमें तुलना करने से सिर्फ एक वैल्यू कि आप यहाँ पर एक जो भी करना है कर लो कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी log t.5 ये हो गया है y की जगह पर, और c की जगह पर आपका है log k है, और m की जगह पर आप देखो तो ये कितना है 1 माइनस का m है, और हमें जो मतलब था वो इसी से था। और यहां से आपका जो x है वो x बराबर किसके है, ये आपका x बराबर है आपके log a के। ये तो हमें मतलब किससे है, हमें आपकी क्या निकालना है, अभिक्रिया की कोट निकालना, मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। तो m बराबर आपका कितना हो गया 1 माइनस का m। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये एंगल कितने बना रहा है 45 डिग्री, तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, यही तो प्रवणता होती है, tan थीटा ही क्या होता है m होता है। m क्या है, रेखा की प्रवणता या रेखा का ढाल या स्लोप, तो यही है। तो m बराबर कितना हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का m, और यहाँ पर tan थीटा कितना है, tan और थीटा की जगह पर 45 डिग्री है, और ये हो गया 1 माइनस का m। और जब इससे आगे आएंगे तो tan 45 की वैल्यू 1 बराबर 1 माइनस का m, तो 1 से कैंसिल, मतलब n बराबर कितना आ गया 0। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये आपकी शून्य कोण की अभिक्रिया है। क्लियर हुआ, चलो छापो इसे। चलिए बच्चों एक अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, देखिएगा कि यदि अभिकारक की सांद्रता तथा उसकी अर्ध आयु का संबंध t हाफ इंटू c की पावर 2/3 इज इक्वल टू नियतांक ये आपको दिया है, का संबंध दिया है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन। समझ लो, थोड़ा सा लगाने की कोशिश करो, 1 मिनट पॉज करके, हम तो बता ही रहे हैं। चलिए करें, लगता तो है कि आप लोगों ने कर लिया हो, आज्ञाकारी जो होगा आप लोग ना। चलिए शुरू करते हैं। ये C क्या है, सांद्रता है भैया, C क्या है, ध्यान रहे सांद्रता है, यहाँ पर A सांद्रता नहीं है, क्या सांद्रता है, C है। क्वेश्चन में जो भी दे तो हमें मानना पड़ेगा। तो ये कितना है, t हाफ c की पावर 2/3 इक्वल टू क्या दिया हुआ, ये तो कांस्टेंट दिया हुआ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि ये t हाफ का हम यदि इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, c की पावर माइनस का 2/3 के, किसके हो जाएगा, माइनस का 2/3 के हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज क्लियर हुआ भाई। इसका जो है आप इधर भाग दोगे तो वही क्या कहलाएगा, यही तो इसी की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये रहा, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या पता है कि t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, a की पावर 1 माइनस का n, यही तो होता है। ये आपको पता होता है, तो इसको आप समीकरण नंबर 2 लिख दो, समीकरण 1 को 2 की तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब आप तुलना कर दोगे तो यहां से आता है कंसंट c की जगह पर क्या है, a है, और 1 माइनस n की जगह पर कितना है, माइनस का 2/3, मतलब कि 1 माइनस का n इक्वल टू कितना है, माइनस का 2/3। तो आप इसको क्या करोगे, इसको उधर लेते जाओ, n को इधर लेते जाओ, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस का
2/3 यानी कि जो आपकी अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी n = ये हो जाएगा 5/3। कितना हो जाएगा? 5/3। छापो। चलिए अब देखते हैं कि थोड़ा सा लिखेगा इसमें कॉन्सेप्ट है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब सांद्रता A1 है तो आपकी जो अर्धायु है, अर्धायु कितनी है? अर्धायु आपकी दिया हुआ है T12 ठीक है ये। और जब आपकी सांद्रता कितनी है? जब सांद्रता A2 है तब आपकी अर्धायु कितनी है? अर्ध आयु जो आपकी है ये आपको दिया हुआ है T12 दिया हुआ। तो यानी कि यदि कहीं से कहीं क्वेश्चन में आपके साथ सांद्रता के साथ खेले और ये कह दे कि एक A1 दिया हुआ है और उसकी अर्धायु दे दे और A2 दे दे और आपसे पूछे कि इसकी अर्धायु निकालिए, तब आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो देखिएगा भाई, यदि मैं इसकी बात करूं T12 की, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? क्योंकि आपको पता है कि अर्धायु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁻⁻n यही होता है। तो यहाँ पर A की जगह पे कितना है? A1। खत्म बात। ये समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अर्धायु जो दूसरी वाली होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? A2⁻⁻n के। ये समीकरण नंबर 2। क्लियर है? अब इनको क्या कर दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर समीकरण 1/2 करने पर क्लियर है? जब हम इसको करेंगे तो ये हो जा रहा है T12 फर्स्ट डिवाइडेड बाय T12 सेकेंड इज इक्वल टू A1/A2 रेज़ टू द पावर 1 का। बस अब वो आपसे कहीं से भी खेले आप बता सकते हो। आपको दे देगा कि किसी अभिक्रिया की कोटि इतनी है, उस अभिक्रिया की कोटि के लिए उसकी सांद्रता कभी इतनी दी हुई है। आपको इनमें से 3 चीज दे देगा, एक चीज पूछ लेगा, आप लोग तुरंत निकाल लोगे। चलो पहले से छाप लो। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? लिखेगा जब हम अभिक्रिया की सांद्रता को, अभिकारक की सांद्रता, जब हम अभिकारक की सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर देते हैं, प्रारंभिक सांद्रता का दोगुना कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं तो इसकी अर्धायु, अर्ध कैसे लिखते हैं यार? अर्ध आयु, प्रारंभिक अर्धायु की, प्रारंभिक अर्ध आयु की, अर्ध आयु की 4 गुना हो जाती है, कि 4 गुना हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, कोटि ज्ञात कीजिए, ये चीजें। चलिए तो फिर देखते हैं ना, देखें। चलो भैया तो देखो, तो देखना क्या है यहाँ पर कि आपकी जो चीजें हैं वो दिया हुआ है कि देखो, आपको क्या पता है कि T12 फर्स्ट डिवाइडेड बाई T12 सेकेंड
इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 रेज टू द पावर कितना 1 माइनस का n। ये आपको रिलेशन अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या कह रहा है कि जब हम अभिकारक की सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता का क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। मतलब A2 की वैल्यू हम कितना कर रहे हैं, 2A1 कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं, 2A1। तो जब इसका कर देते हैं तो इसकी अर्धायु प्रारंभिक अर्धायु कितनी हो जाती है, 4 गुना। मतलब T हाफ 2 जो है वो आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ T हाफ 1 के। ये आपको दिया हुआ है, खत्म बात, वैल्यू पुट कर दो आंसर। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई 4 टी हाफ 1, क्योंकि टी हाफ 2 की जगह पर तो यही है ना, इज इक्वल टू A2 A1 इतना ही है, A2 की जगह पर 2A1 है और ये रेज टू द पावर 1 माइनस का n है। यहाँ से A1 से A1 कैंसिल, T1 हाफ से T1 हाफ कैंसिल। ये कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर कितना 1 माइनस का n। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ, 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1 माइनस का n। तो यहां से ये दोनों बराबर हो गए, तो इनको बराबर कर दो। तो घातें बराबर करने पर लिखिएगा, घातें बराबर करने पर अब ये इसके बराबर हो रहा है तो क्या होगा, 1 माइनस का n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ना। तो 2 जो हो जाएगा आपका, यहां से निकाल लो। तो यहां से जब निकालोगे तो n आपका इधर आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर, ये जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, यानी n इक्वल टू आ गई माइनस का 1। ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। चलिए छाप लीजिए तो फिर आगे बढ़े। तो अब जो है हम लोग देखिए, जब आपकी अवक्रिया की कोट निकालने के लिए मैंने आपको 4 मेथड बताए थे ना, कि 4 प्रकार के मेथड होते हैं। तो आप उनमें से कितने पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं। अब आखिरी बचा है कौन सा, अवकल विधि द्वारा। कौन सा बचा है, अवकल विधि द्वारा या अवकलन द्वारा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, अवकल विधि द्वारा, अवकलन विधि द्वारा, विधि द्वारा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना, ये डिफरेंशियल मेथड। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा, ये चौथा है भैया, चौथा मेथड है। 3 मेथड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर है ना, दिख रहा है कि नहीं, दिखना बहुत जरूरी है, दिख रहा है। चलिए तो मुद्दे की बात, आपको पता है कि अभिक्रिया का जो रेट होता है, जो वेग दर होती है, जो अभिक्रिया की जो वेग दर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर n के, कंसंट्रेशन की पावर n के। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, सांद्रता की पावर n का। n का मतलब क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। r क्या है, r आपकी अभिक्रिया का वेग दर, क्या है, अभिक्रिया का वेग दर। तो बस कोई बात नहीं, हम कह देगा कि किसी समय जब सांद्रता इतनी होती है तब उसका वेग दर इतना हो जाता है, और फिर जब सांद्रता बढ़ती है या घटती है तो कुछ समय बाद उसकी सांद्रता इतनी हो जाती है तो वेग दर उतना हो जाता है। तो पूछेगा कि आपकी अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब R1 है तो आपकी अभिक्रिया की कोटि हमने मान ली कितना है, C1 की पावर n। जब आपका ये R2 है तो ये कितना हो जाएगा, C2 की पावर n। समीकरण नंबर 1 और 2 भाग कर दो, समीकरण 1 भागे परसेंटेज का 2 करने पर
जब हम इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू C1/C2 रेज़ टू द पावर n। बस ठीक है, छापो तो फिर क्वेश्चन करें, एक ही क्वेश्चन करवाएंगे इस पर, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। चलिए अगला देखिएगा, एग्जांपल है कि कह रहा है जब हम अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी करते हैं, 3 गुनी कर देते हैं तो अभिक्रिया की दर 9 गुना हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि बताइए। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न। तो कोई नहीं, आपको पता है क्या, R1/R2 इज इक्वल टू C1/C2 रेज़ टू द पावर n, जहाँ पर C1 और C2 क्या है, सांद्रता। अब कह रहा है कि हम अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी कर देते हैं। तो हमने मान लिया कि शुरुआत में अभिक्रिया का रेट कितना है, जो भी रहा वो R1 है, कितना है, R1 है, और उसकी जो सांद्रता है वो कितनी रही, C1 है। और बोला है कि किसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि जब हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, अब उसकी सांद्रता कितनी गुना कर दे रहे हैं, 3 गुना। मतलब C2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, C2 जो वैल्यू हो जाएगी, C2 बराबर आपको कितना गुना कर रहे हैं, 3C1 कर रहे हैं। भाई ये कह रहा है कि सांद्रता कितनी गुना कर दे रहे हैं, 3 गुना। तो किसका किया होगा, प्रारंभिक सांद्रता का 3 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 3C1। तो यही बोला है कि आपका रेट कितना हो जाता है, अभिक्रिया की दर 9 गुना हो जाती है। तो कब की, पहले की 9 गुना हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 9R1 बस। और ये यहाँ से इसकी पावर तो n ही रखना है। तो R1 से R1 कैंसिल, C1 से C1 कैंसिल, मतलब 1/n 9 इज इक्वल टू 1/3 रेज़ टू द पावर n। तो ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n। दोनों सब बराबर हैं, बेस बराबर है ना, जिस अभिक्रिया की बात ये बराबर है, तो यहाँ पर मतलब इसको भी बराबर होना पड़ेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो ये छाप लो, तो फिर अगली चीजें करें। चलिए अब कुछ पॉइंट लिखते हैं, थ्योरी के पॉइंट है उनको लिखते हैं। हेडिंग लगाइएगा, अभिक्रिया की कोटि के महत्वपूर्ण प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लेना, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला कि अभिक्रिया की कोटि, ये जो आपकी अभिक्रिया की कोटि है यानी कि n, ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, ये सब सारी चीजों में हो सकती है। लेकिन आपकी अभिक्रिया की कोटि जो है इनफाइनाइट नहीं होती है। n के बारे में बात हो रही है, तो आपको लिखेगा कि n बराबर 0 हो सकता है, आपका n बराबर 1 हो सकता है, n बराबर 2 हो सकता है, और आपका n बराबर 3 भी हो सकता है, n बराबर आपका p/q भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन n बराबर आपका इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, और एक चीज और लिख दे रहा हूं, n should be positive and n may be negative, ये सब हो सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि आपकी धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 कुछ भी हो सकता है, आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन आपकी अभिक्रिया की कोटि कभी भी कितनी, इनफाइनाइट नहीं होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी।
ठीक है। अगला पॉइंट है कि अवक्रिया की कोटि आपका क्या है, अवक्रिया की कोटि आपकी लिखिएगा, अवक्रिया की कोटि परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी, अभिक्रिया की आणविकता थ्योरी पर आधारित है। किस पर आधारित है, थ्योरेटिकली वैल्यू देती है। थ्योरेटिकली को हिंदी नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है कि अवक्रिया की जो कोटि होगी, अब ये परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी कि परीक्षण द्वारा ज्ञात करने का मतलब वही तो चीजें होंगी जिन्हें हम परीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर। तो अवक्रिया की कोटि किस बात पर निर्भर करेगी, तो उसका टेम्परेचर क्या है और उसका दाब क्या है। तो लिखिएगा अवक्रिया की कोटि, अवक्रिया की कोटि अभिक्रिया अभिकारकों के दाब तथा ताप पर निर्भर करती है, जबकि आणविकता इन दोनों पर निर्भर नहीं करती ठीक है। मतलब यदि मैं n की बात करूं, अभिक्रिया की कोटि है, तो ये किसका फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। मतलब अभिक्रिया की कोटि को हम P और T के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता है, मोलरिटी है, m है, उसको हम F के रूप में फंक्शन T और P के फंक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर निर्भर करती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता प्रेशर और टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। P का मतलब आपका दाब है और T का मतलब ताप। T का मतलब क्या है, ताप। चलिए हो गया, इसको हटा दें तो फिर अगला लिखें। चलो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं और फिर आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपको हर एक वीडियो का समय पर क्या मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अदरवाइज आप लोग परेशान हो जाएंगे। अब इसमें अगला पॉइंट है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालिएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, आभासी। सीडो का मतलब क्या होता है, आभासी, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है, इसको देखकर फिर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। तो देखिएगा, इस पे लिखिएगा जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में, जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में
अभिक्रिया में कोई अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो यह अभिक्रिया आगे बढ़कर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रथम कोटि की आभासी अभिक्रिया कहलाएगी। आभासी अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देखो या रिएक्शन देखो, क्या है कि जैसे A प्लस का B आपके दो उत्पाद हैं और ये बना रहा है, A भी बना रहा है, तो इसमें मैं कह दूं कि आपका जो B है वो एक्सेस मात्रा में है। एक्सेस का मतलब आपका ज्यादा मात्रा में, एक्सेस का मतलब क्या है, आपका ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो यदि इस अभिक्रिया की आपको यहां से अभिक्रिया की दर लिखें अभी, तो अभिक्रिया की दर आप R बराबर क्या लिख सकते थे, R बराबर K, ये वेग स्थिरांक है, K क्या है, वेग स्थिरांक, R के अभिक्रिया का वेग दर है। तो ये क्या होता था, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 1 और ये 1, तो टोटल यहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2 भाई। A की इसकी पावर x प्लस का y, भाई x प्लस का y ही बराबर तो कितना होता है आपका n होता था, तो x प्लस का y बराबर यहाँ से कितना आ गया, x की जगह पर 1 है और b की जगह पर कितना है 1 है, b की पावर 1 है और x की पावर 1 है, तो ये 2 हो गए। लेकिन अब क्योंकि ये क्या बोला है कि आपका अभी मान लीजिए कि ये साधारण अभिक्रिया है, ठीक है, ये अभी साधारण अभिक्रिया है। अब बोल दिया कि नहीं क्या है, A आपका एक्सेस मात्रा में, A या B, तो लिखिएगा यदि A अधिक मात्रा में है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, यदि A अधिक मात्रा में हो तो इसका अभिक्रिया की जो दर लिखेंगे वो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और जो अधिक मात्रा में होता है उसकी सांद्रता को हम कंसीडर ही नहीं करते, उसकी सांद्रता को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। यहां पर लिखिएगा A कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो आपकी अभिक्रिया की दर यहां से कितनी आ गई, ठीक है। क्या लिखा है कि यदि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में कोई अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में होता है तो यह अभिक्रिया आगे बढ़कर प्रथम कोटि की आभासी अभिक्रिया कहलाती है। भाई ये बहुत अधिक मात्रा में है, तो हम यदि ये सब बराबर होता, ये अभिक्रिया सब बराबर होती, तो कैसा होता कि R की जो वैल्यू निकालते, जो रेट दर की जो वैल्यू निकालते अभिक्रिया की दर की, वो कितनी आती, K A की पावर 1 और B की पावर 1, जहां पर A और A की पावर जो 1 लगी हुई है और जो B की पावर जो 1 लगी हुई वो क्या है, इनकी आणविकता है। तो यहां से x प्लस तो y बराबर m होता है, तो ये कितना हो गया 2 के। अब कह रहा है कि नहीं भैया A अधिक मात्रा में, A या B, तो जो अधिक मात्रा में होगा उसकी सांद्रता को हम लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, तो यहां से आपकी अभिक्रिया की कोटि आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। यानी कि जब हम कोई अधिक मात्रा में होता है, इसको छाप लिया, चलो आई होप छाप लिया होगा। अगला पॉइंट नोट डाल के मैं लिखवा ले रहा हूं इसी में कि नोट लिखिएगा, क्या लिखना है, लिखिएगा कि यदि कोई अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में लिया गया है, तो
तो अभिक्रिया की दर लिखते समय, अभिक्रिया की दर लिखते समय इसकी सांद्रता का प्रयोग नहीं करते, इसकी सांद्रता का प्रयोग नहीं करते ये थी मुद्दे की बात। ठीक है, अब यहां से यदि आप देखो तो जैसे कोई एक आपकी एग्जांपल, यदि आपका CH3 C4O4C2H5 प्लस का H2 और ये यहाँ पर मैंने इसको एक्सेस मात्रा में कर दिया कि अब पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में है, तो ये बना रहा है C2H5OH प्लस का CH3 C4OH। ठीक है, अब मैं यदि इसका रेट दर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? रेट दर। तो जो बहुत अधिक मात्रा में होती है उसकी सांद्रता की हम बात ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो रेट दर होगा यानी अभिक्रिया में जो वेग होगा वो हो जाएगा R = K, किसकी कंसंट्रेशन? इसकी। ठीक है, और इसकी हम कंसंट्रेशन की बात ही नहीं करते हैं जो एक्सेस पे होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका अभी इस समय पर ऑनलाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो एग्जाम है इतना डिले नहीं होगा जितना आप लोग दिमाग में सोचकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये है कि चलिए ठीक है, आपका एग्जाम यदि फरवरी में होता था तो मार्च में हो जाएगा, नहीं मार्च में होगा तो अप्रैल में हो जाएगा। तो भाई आप कंप्लीट रही ना, हो सकता है इस गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब आपसे एग्जाम ले ले। यदि फरवरी में ले लेती है तो हमें तैयार तो रहना है ना, तो तैयार कैसे रहेंगे? कोचिंग तो चल नहीं रही है, तो ऑनलाइन पढ़िए ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।